नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले में उदखेड़ गांव में हैं। यहाँ पे हमारे एक बहुत यंग और बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ हमारे स्थित है। उनके वहाँ पे क्या-क्या लगाया है, वो किस तरीके से खेती करते हैं, आइए उनके मुँह ज़बानी से सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन चाहता हूँ आपके मुँह ज़बानी प्लीज़। मेरा नाम शाश्वत प्रफुल्ल मुंदड़ा है। हमारा गांव उदखेड़ है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। और हम लोग मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं। सीताफल की बात किया जाए तो हमारे पास अभी 15 एकड़ में सीताफल है। 6 एकड़ बालानगर है, 6 एकड़ गोल्डन है और 3 एकड़ में अभी वीएनआर की मधुर वैरायटी लगाई है 2 साल पहले। सर ये जितने भी आपने सीताफल के वैरायटीज लगाए हैं, ये कहाँ से सोर्स किया है? सर बालानगर हमने लोकली अमरावती के बोत्रा नर्सरी से ही लिया था। गोल्डन हमने सोलापुर से बुलाया था और जो मधुर है वो वीएनआर नर्सरी से लाया था। वीएनआर का हमारे पास बीही भी है 8 एकड़ में लगा हुआ वीएनआर गुआवा, काफ़ी पुराना 10 साल का प्लॉट है और ये अभी हमने 2 साल से लगाया। और सीताफल में अगर बात करें तो बालानगर, एनएमके और मथुर है आपके पास। तो ये तीनों का लगाने का प्रक्रिया, डिस्टेंस सब कुछ एक ही है या अलग-अलग डिस्टेंस और स्पेसिंग है? सर बालानगर हमने 12 बाय 8 पे लगाया है, रो टू रो 12, प्लांट टू प्लांट 8। और गोल्डन में 15 बाय 8 पे लगाया है, जो हमें लगता है थोड़ा गलत हो गया है। 15 बाय 10 रहता तो शायद अच्छा रहता। और मधुर भी 12 बाय 8 पे लगाया है टेरेसिंग में। सिर्फ एक फर्क किया है, जो 3 तार का यूज करते हैं अपन यूजुअली टेरेसिंग में, हमने 4 तार लिया है क्योंकि 12 फीट अंतर ज़्यादा है। थोड़ा सनलाइट वगैरह भी मिल पाता है 4 तार में भी। और इसमें हमें लगा कि जो फ्रूटिंग पॉइंट्स है, जो अपन बिही जाम में जो फ्रूटिंग पॉइंट्स बहुत सारे मिल पाते थे, इसमें वो थोड़े कम मिल पाते हैं और जो फ्लावर टू फ्रूट कन्वर्जन है वो भी कम होता है। तो हमें लगा 4 तार लेंगे तो शायद फ्रूटिंग के पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो पर एक लेयर प्लांट और बढ़ जाएगा। एक लेयर और बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप 33% कैनोपी बढ़ा रहे हो 3 से 4 कर रहे हो। जैसे आप बताएं कि मधुर आपने ट्रेलिसिंग में लगाया है, जो हम लोग एस्पेलियर यूजुअली बोलते हैं टेक्निकली, और आम बोलचाल की भाषा में एसएलटी भी बोलते हैं, सिंगल लीडर ट्रेलिसिंग। तो इसमें जो आप हम लोग जो रिकमेंड कर रहे थे फ्रॉम द हाउस ऑफ वीएनआर, उसमें हम लोग 3 वायर का रिकमेंडेशन, आपने 4 लेयर्स में गए। हाँ। तो पहला स्टार्टिंग वायर जो है वो हाइट कितना मेंटेन किया आपने? सर इसमें लाइक जो आप लोग रिकमेंड करते हैं 180 सेंटीमीटर पोल अपना ग्राउंड के ऊपर होता है 6 फीट, तो आप लोग 80 50 50 ऐसा रिकमेंड करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया सर, नीचे का 75 लिया और ऊपर का 46 46 46 लेके उसको 7 फीट में, जो 6 फीट होता था ऊपर जमीन के, हमने 7 फीट का पोल लिया है और उसे 4 में डिवाइड कर दिया। ये 80 की जगह 75 लिया और इसमें भी थोड़ा 4 5 5 कम किया है। ये 45 45। हाँ, तो टोटल आपका फ्रॉम फर्स्ट वायर टू ये 6 फीट हो गया। 7 फीट। 7 फीट। हाँ, 7 फ्रॉम ग्राउंड टू ये 7 फीट हो गया। जो अपना यूजुअली 6 फीट में आता है, ये 1 फीट बड़ा है लेकिन एक लेयर भी बढ़ा दी है। अब कस्टर्ड एप्पल में आज के डेट में अगर बात करें तो हैंड पॉलिनेशन का रोल और हैंड पॉलिनेशन का प्रैक्टिसेस काफ़ी सुनने को और रिकमेंडेशन में भी काफ़ी आ रही है। तो आपका हैंड पॉलिनेशन को लेकर क्या अनुभव है या फिर क्या एक्सपीरियंसेस है, वो थोड़ा सा? एक मैं छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूँगा। आज से 3 साल पहले की बात है। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे बाहर के कि हैंड पॉलिनेट कैसे करते हैं। और एक दिन 1 अगस्त की बात है 3 साल पहले की। तो एक दिन 2 लेबर लेके हमने कुछ 3-4 लाइन हैंड पॉलिनेट किया। तो उस दिन हमने सेम डे बालानगर का ही पोलन निकाला और सेम डे पोलन लगाया और वो करके हम लोग भूल गए, टैगिंग किया उसे और भूल गए। और फिर 4 नवंबर सेम ईयर की बात है, 4 नवंबर को हार्वेस्ट चालू था और सडनली एक रो से काफी एक साइज का बड़ा बड़ा माल निकलता गया। तो मैं एक राउंड मार के आया, मुझे लगा कि पूरा खेत हो गया क्या हार्वेस्ट। तो उससे पूछा, वो बोला नहीं कि हमने 4 ही लाइन तोड़ा और उसमें इतना हार्वेस्ट निकल गया। और देखा तो सब पे वो टैग लगा था, सबका शेप इवन, सबका साइज बहुत अच्छा और हर एक पे टैग लगा है। फिर क्लिक हुआ कि ये सब रिजल्ट्स हैंड पॉलिनेशन के। फिर थोड़ा 2-3 साल काफ़ी अलग चीज़ें ट्राई किया है और ये साल काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है हैंड पॉलिनेशन के। सेटिंग बहुत अच्छी है और अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हैं, अपने
पोजीशन के हिसाब से ले सकते हैं, और अपने को जितने फ्रूट्स लाना है पेड़ पे वो ला सकते हैं। बेसिकली सब चीज़ें अपने कंट्रोल में आ जाती है। वीएनआर मधुर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हैंड पोलिनेशन का रोल कितना है, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे किसान हैंड पोलिनेशन से डरते भी हैं। हाँ। तो हैंड पोलिनेशन करना कितना इजी है, कितना लेबोरियस है ना, और उसका रिजल्ट वीएनआर मधुर को अगर कोरिलेट करते हुए बोलेंगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर, हैंड पोलिनेशन कितना ज़रूरी है ये एक बात से अपन समझ सकते हैं कि सीताफल में ऐसे बोलते हैं कि 2 to 3% फ्रूट सेट होता है, यानी अगर 100 कली आएंगी तो 2 से 3 फल बनेंगे। तो अगर आपको कोई पेड़ पे अगर समझो 20 या 30 फ्रूट चाहिए तो उस पर 1000 फ्लावर्स लगते हैं, और वही हैंड पोलिनेशन अगर अच्छे से होता है तो 80-90% आपको फ्रूट सेट मिलता है। तो हैंड पॉलिनेशन का इतना एक्यूरेसी है। और दूसरा, जो इसमें पॉलिनेशन करते हैं, जो बीटल्स कीड़े होते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने खेत में नहीं आते। जैसे जैसे आपको जब एक पेड़ पे 5-10 फ्लावर्स दिखने लगे और वो पूरे वो जो खेत की एक वो स्मेल आती है, वो जब आने लगे तब उसमें वो कीड़े दिखना चालू होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 10-15 दिन शुरू के हर साल वेस्ट होते हैं। यानी जब आपको आपके खेत में पहला फ्लावर दिखा, वहां से 10-15 दिन तक ऑलमोस्ट पॉलिनेशन नहीं होता है। और हैंड पॉलिनेशन में अपन जब फ्लावर दिखा तब से फ्रूट उसका पकड़ना चालू कर सकते हैं। और यूजुअली अपन देखते हैं सर कि पहला जो फ्लावर्स आते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आते हैं, तो वो नेचुरल पॉलिनेशन के लिए रुक के अपन वो फ्लावर्स मिस कर जाते हैं। और हैंड पॉलिनेशन में वो अपने हाथ में होता है वो फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करना। और बहुत चांसेस है कि बाकी लोगों का वो टाइम पे सेटिंग ना हुआ हो, और अपने जब फल आएंगे तब मार्केट में फल कम आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंस हो गया हैंड पॉलिनेशन का। वीएनआर मधुर की बात करेंगे सर, तो हैंड पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो भी फ्रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं है हैंड पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो फ्रूट्स ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो ये वैरायटी का ट्रू पोटेंशियल अपन एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब ये वैरायटी में उतनी ताकत है कि 1 किलो तक भी ये फल दे सकती है, लेकिन कब देगी सर? जब उसका उसमें उतने नंबर ऑफ सीड होंगे। बेसिकली सर, बहुत सारी ओवरीज होती है कस्टर्ड एप्पल फ्लावर्स में, जितना पोलन उसमें लगेगा उतनी ओवरीज का सीड बनेगा, और जितना सीड बनेगा वो उतना ऑक्सीजन रिलीज करके प्लांट से ताकत खींचती है वो सीड के अराउंड पल्प करने के लिए। जहाँ सीड नहीं है वहाँ प्लांट का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी अगली जनरेशन सीड है, वो उसी को ताकत पहुंचाएगा। तो अपना काम है उसको सीड बना के देना, और प्लांट एनर्जी सप्लाई करेगा और उसकी साइज देगा। आप जितने भी अच्छे क्वालिटी के सीताफल देखेंगे मार्केट में, बड़े फल देखेंगे, वो आप जनरली देखेंगे सबका शेप बहुत अच्छा है, आपको बहुत आड़े टेढ़े फल बहुत बड़े होते हुए नहीं दिखाई देंगे। और इसमें भी अगर आप देखते हैं सर कि जैसे अब ये जो फ्रूट है, जो आपको बड़े फ्रूट दिख रहे हैं, वो कम्प्लीटली इवन शेप्ड है, और वो लास्ट तक भी साइज लेंगे, इसकी बहुत श्योरिटी है। तो पॉलिनेशन का साइज से डायरेक्ट रिलेशन है। आप नंबर ऑफ सीड्स बढ़ाओ और उसका अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ये इंश्योर करो, तो आपको फ्रूट की साइज मिलेगी। और टाइमिंग भी थोड़ा अपन कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे ये साल 24 अक्टूबर का दशहरा है, तो 24 अक्टूबर दशहरे के लिए बालानगर की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 20 जुलाई तक के जो 15 से 20 जुलाई के दौरान जो फ्रूट्स पॉलिनेट हुए वो दशहरे को हार्वेस्ट पे आ जाएंगे। और ये साल वेदर ऐसा था कि 15 से 20 जुलाई में कहीं पॉलिनेशन नेचुरली हो ही नहीं पा रहा था। बट अगर हमने जैसे ये जो फ्रूट्स आपको दिख रहा है ये उसी दौरान के फ्रूट्स है, तो उस समय अगर हैंड पॉलिनेट किए तो एक कोई टारगेट अपना फेस्टिवल है या कोई एक डेट है जब अपने को टारगेट करना है, तो वो टाइम पे भी फ्रूट आ सकता है। और इसमें एक और फ़ायदा ऐसा है कि आपका फ्रूट साथ में आते हैं। अब जैसे हमारा ये सिर्फ 3 एकड़ का बगीचा है, तो अगर अपन नेचुरली होने देंगे और नेचुरली जो जो पकता गया वैसा तोड़ते जाएंगे तो पर डे क्वांटिटी बहुत कम टूटती है। लेकिन अगर आप एक ही दिन नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत सारे पॉलिनेट करेंगे और वो एक ही दिन हार्वेस्ट पे आएंगे, तो हो सकता है आपका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो और आप कहीं लंबा भी लोड कर सके, दूर भी भेज सके। हो सकता है 2-3 टन एक दिन में आपका निकल रहा है एक पिकअप लोड, और आप कहीं अच्छे मार्केट में उसका अच्छा प्राइस आपको मिल पा रहा है। क्योंकि बालानगर का आपका काफ़ी पुराना बगीचा है और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी रिच भी है आपके पास। इसी तरीके से अगर आप मधुर को देखते हैं, क्योंकि ये भी क्रॉप तो सीताफली है, खाली वैरायटी नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है मधुर को देख के? अगर सर बालानगर से कंपेयर किया जाए तो इसमें जो आँख होती है वो काफ़ी बड़ी आती है।
जो एडिबल जो सीड के बाजू की जो अपन कली बोलते हैं सीताफल में, तो वो बहुत जाड़ी आती है, तो उसका ईटिंग एक्सपीरियंस ड्रास्टिकली ऊपर जाता है। और एवरेज साइज़ में भी अगर बालानगर में हमें 250 ग्राम का एवरेज साइज़ मिलता है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कहीं 350 ग्राम तक एवरेज साइज़ जाएगा। जैसे अभी शाश्वत जी ने बताया कि ये 2 साल का बगीचा और ये इनका फर्स्ट फ्रूटिंग है। तो 2 साल के बगीचा या फिर सेकंड ईयर का प्लांट है और फर्स्ट फ्रूटिंग है ये। तो उसके एक्सपेक्टेशन और एज के हिसाब से आपको फ्रूट्स देख के क्या लग रहा है कि इसका पोटेंशियल कैसा है? वीएनआर मधुर की बात करें। सर जैसे हमने ऑलमोस्ट सेम टाइम बालानगर और मधुर पॉलिनेट किया था, तो आज जो बालानगर की साइज़ है, उससे मधुर की साइज़ काफ़ी रैपिडली बढ़ रही है। लाइक अभी लगभग 45-50 डेज़ हो चुका है पॉलिनेशन को, तो जो 45-50 डेज़ में बालानगर ने साइज़ अचीव किया है, इसने उससे ज़्यादा अचीव किया है। और ये ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है लगभग 150 पौने 200 ग्राम तक हो गया है। और इसका आधा ही टाइम हुआ है, जो लास्ट में जो एक साथ साइज़ बढ़ता है, तो कहीं वो 700-800 ग्राम्स तक के जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी कि बालानगर का आपका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो 2 साल की अगर बालानगर का और मधुर के हेड ऑन हेड, वन ऑन वन कंपैरिजन करें यील्ड को लेकर, हाँ। तो कितना डिफरेंस दिखता है आपको? सर अभी यील्ड बालानगर का हम ले रहे हैं, मधुर का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन जो अभी एक्सपेक्टेशन है हमारे, वो एटलीस्ट 50-60% कम से कम यील्ड में बढ़ेगा। उसके 2 कारण हैं, एक तो ट्रेलिज़िंग पे है, इसलिए इसमें फ्रूट सेट काफ़ी अच्छा है। सेकंड ईयर में ही हमें एवरेज में 15, 20, 25 फ्रूट्स तक के एक पेड़ पे है। और एवरेज में अगर हम पकड़ते हैं कि 20 फ्रूट्स आए और एवरेज में 350 ग्राम का भी हो, तो 7 केजी एक पेड़ से बहुत अच्छा यील्ड है। आज अपने 12 बाय 8 पे लगाया है, 450 प्लांट्स आता है। और ऑलमोस्ट 3200 3100 केजी पर एकड़ अगर यील्ड है, तो बहुत अच्छा है। बिकॉज़ सीताफल एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत हाई यील्डिंग नहीं है। उसका यील्ड थोड़ा कम होता है, लेकिन रेट्स अच्छे मिलते हैं। तो अगर ये क्वालिटी का आ पाए और जगह जगह से 70-80 रुपीज़ भी मिल पाए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 500 ग्राम्स प्लस है, तो 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ जगह पे पक्का मिलेगा। और अगर आपका 3 टन भी प्रोडक्शन आए और 80-90 रुपीज़ से आपका 2.5 लाख रुपए का क्रॉप होता है सेकंड ईयर में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वीएनआर मधुर की अगर बात करें, तो आपने जितने भी ये यहाँ पे जितने भी हम लोग फ्रूट्स देख रहे हैं, ये सारे हैंड पॉलिनेटेड हैं। ऑलमोस्ट हैंड पॉलिनेटेड, जो पीछे से आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है, ये हैंड पॉलिनेटेड नहीं है। बाकी ये जितने आप देख रहे हैं 100% हैंड पॉलिनेटेड। और जैसे कि हम लोग अब हैंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाई हैंड पॉलिनेशन के नाम सुन के डर जाए, क्योंकि एक तो कॉस्ट है और एक लेबर है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन दो चीज़ों में? सर कॉस्टिंग वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लेबर प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली है। बिकॉज इसका हैंड पॉलिनेशन का जो टाइमिंग है, जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उसमें एक दिन पहले शाम में हम लोग फ्लावर्स हार्वेस्ट करते हैं, तो उसका टाइम ऑलमोस्ट इवनिंग में 5 to 7 होता है, शाम में 5 से 7 बजे तक। तो वो टाइम लेबर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम पे अपने को फ्लावर्स हार्वेस्ट करने के लिए लेबर मिल जाता है। लेकिन जब पॉलिनेशन करने का टाइम है, जो ऑलमोस्ट सुबह 5:30 to 8:30 का टाइम है, तो आपको 5:30 अगर पोलन चाहिए, तो ऑलमोस्ट 4:30 से आपको काम चालू करना पड़ता है आपका। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, लाइक लेबर अवेलेबिलिटी के डायरेक्शन में। बट अगर आप कॉस्टिंग की बात की जाए, तो हम लोग ने 15 लेबर रोज पॉलिनेशन करते थे 15 दिन के लिए, तो 15 एकड़ कर पाए। तो ऑलमोस्ट आप पकड़िए, अगर 1 एकड़ के लिए अब आप एक लेबर लगा रहे हैं, तो 15 डेज में कर पाएगा। यहाँ पे टेंटेटिव 300 रुपीज़ पर डे अभी डेली वेजेस है, तो आपको 4,500 पर एकड़ का सरासरी कॉस्ट आता है पॉलिनेशन करने का। लेकिन जो उसके फायदे, वो उससे कई ज़्यादा है। आप अगर पॉलिनेशन अच्छे से मेहनत करके करा पा रहे हैं, सिर्फ ये इशू है कि आपको वो 15 दिन 20 दिन या एक महीना बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होता है पॉलिनेशन के लिए। आपको खुद को ख्याल देना है, आपको लेबर मैनेज रखना है, आपको वेदर का ख्याल रखना है, सब करते हुए आपको मेहनत करना है। और अगर एक बार वो हो जाता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप सब्जियों की भी खेती करते हैं और फ्रूट्स में भी हैं। हाँ, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई फ्रूट ग्रोअर हो और इंडिपेंडेंटली खाली सब्जी ग्रोअर है, हाँ हाँ। तो उनको आप
कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं कि दोनों में से मिक्स कल्टीवेशन बेटर है, सब्जियों में कैसा बेनिफिट है और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और फ्रूट्स में मेरिट और डिमेरिट क्या है? वेजिटेबल फार्मिंग सर हम लोग काफ़ी 40 ईयर्स से वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं। जैसा सिनेरियो आज से 10 साल पहले था, अभी कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। अभी उतनी मार्जिन बहुत कम रही है। बहुत से प्रोड्यूस में ऑलमोस्ट आप नेट देखोगे साल का तो नेगेटिव में रहता है, लॉस आता है। तो वो पहले नहीं हुआ करती थी ये चीज़ें। और कंपैरेटिवली फ्रूट्स में आप बहुत सेफ है। जैसे अभी ये सीताफल है, तो मुझे ऑलमोस्ट पता होता है कि भाई इतना टनेज आएगा, यील्ड लगभग ये रेंज में बिकेगा, लगभग इतना कॉस्टिंग आएगा और लगभग इतना प्रॉफिट होगा। ये ऑलमोस्ट कम ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में खेलता है। वेजिटेबल्स में बहुत वेरिएशन है। होता है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, खराब होता है तो बहुत खराब भी हो सकता है। वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो फ्रूट्स में है। सिर्फ फ्रूट्स में ऐसा है, इकोनॉमिकली वेटिंग पीरियड थोड़ा होता है। आप एक बार लगाते हैं 2-3 साल आपको उस पर खर्चा ही करना है और फिर आपको रिटर्न देगा। वेजिटेबल्स में तुरंत रिटर्न्स है। और अगर दोनों है तो मुझे लगता है मिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ब्लू चिप कंपनी लेते हैं, कुछ क्रिप्टो में भी खेलते हैं, तो फिर उस तरह कैसे है ये? कोई आप रिस्क फ्री चलिए, कोई हाई रिस्क है हाई रिटर्न भी है, ये लो रिस्क है लो रिटर्न, इस तरह से बोल सकते हैं। आप मतलब जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें फर्टिगेशन, इरिगेशन और पेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? फर्टिगेशन सर सीताफल में हम लोग थोड़ा बेसल पे ज़्यादा जोर देते हैं। बेसल पे इसलिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसका जो ज़्यादातर पीरियड है बारिश में आता है, और बारिश में इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के कारण, और दूसरा ऑलरेडी लैंड में वाटर है। आप अगर दोगे, हमारी डीप ब्लैक सॉइल है, और अगर आप वाटर दोगे तो उससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो हम लोग इरिगेशन फर्टिगेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, इरिगेशन और फर्टिगेशन। तो हम लोग बेसल पे ख्याल देते हैं। बेसल ऑलमोस्ट एवरी मंथ उसको बेसल चले जाए, और जब भी मौका मिले, ड्रिप वगैरह सब डले ही होते हैं, जब भी ओपन, जैसे ये साल है, ये साल बारिश कम हुई है, सन बहुत निकला है, धूप बहुत है, तो फर्टिगेशन वगैरह अच्छे से छोड़ते हैं हम लोग उस टाइम ड्रिप से। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को अगर कोरिलेट करें गेनर मधुर कल्टीवेशन के साथ, हाँ सर। तो कितना ईज ऑफ वर्क है या फिर कितना डिफिकल्ट है कीड़ों से बचाने के लिए? सीताफल में इन जनरल बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं है। एक मेजर जो फ्रूट फ्लाई की तकलीफ है, जो हमें मधुर और बालानगर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको गोल्डन सेगमेंट में बहुत है। बाकी थोड़ा बहुत थ्रिप्स माइट्स आता है, वो आप कुछ करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो कवर होता है। ऐसा कोई बहुत खराब हो गया थ्रिप्स की वजह से वैसा नहीं है। इकोनॉमिक लॉसेस में नहीं लेगा? हाँ, इकोनॉमिक लॉसेस में नहीं ले जाता है। और मेजर पेस्ट जो है वो फ्रूट फ्लाई ही है और मिलीबग है। मिलीबग के लिए स्प्रे कंट्रोल हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है। हम लोग 2 राउंड हाथ से निकाल लेते हैं। जब इनिशियली जब इतने से उसके शूट्स होते हैं, जब आपको अंदर का सब दिखता होता है, तो जहाँ पे भी बेसिकली वो शूट्स के जो स्टेम से शूट्स निकलते हैं, वहाँ पे वो जमे होते हैं। तो आप एक बार लेबर से घुमा के अगर वो निकाल लेंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाता है वो कंट्रोल करना। स्प्रे से बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मिलीबग उस तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसे बेसल डोज की जिक्र कर जी। रहे थे आप, हाँ। तो बेसल डोज में कौन कौन सा मुख्यतः फर्टिलाइजर है जो यूज़ करते हैं? बेसल में सर हम क्या करते हैं कि इनिशियली डीएपी देते हैं। जब जब प्लांट का नई नौती नए शूट्स निकालने का टाइम होता है, और उसके साथ पॉलीसल्फेट देते हैं। हमारा फिक्स हुआ है कि हम ईस्ट के साइड एनपीके देंगे, और वेस्ट के साइड कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी सल्फेट फॉर्म है, क्योंकि फॉस्फेट और सल्फेट साथ में नहीं चलता है। तो जैसे अब डबल ड्रिप की लाइन है, तो हमेशा ईस्ट के साइड हम एनपीके डालेंगे, वेस्ट के साइड सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे। तो इनिशियली हम लोग डीएपी डालते हैं जो 1846-0 है, और यहाँ पे पॉलीसल्फेट डालते हैं जिसमें आपका पोटैश कवर हो जाता है, और सेकेंडरी तीनों कवर हो जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, और उसके साथ सॉइल एप्लीकेशन का माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, तो ऑलमोस्ट तीनों कवर हो जाता है। क्योंकि इनिशियली फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, नत्र की ज़्यादा है, पोटैश की कम है, इसलिए ऐसा करते हैं। सेकेंड डोज जो डालते हैं वो 10-26-26 डालते हैं, और उसके साथ ये साइड का वो कंटिन्यू करते हैं पॉलीसल्फेट। और ये क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना देना है और क्या देना है? वो सर थोड़ा रफली रहता है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स हम लोग 10-26-26 देते हैं, और 100 ग्राम्स पॉलीसल्फेट देते हैं, और एक 5 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट का बैग उसमें मिक्स करते हैं पॉलीसल्फेट। और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइन पे? हाँ, इवनली हम लोग जो ड्रिप के नीचे जो कोपरी आती है अपनी,
जैसे खुरपी जो हाँ खुरपी होती है, तो उससे थोड़ा चीरन करते हैं ऐसे 2-2.5 फीट का, और उसमें डाल के उसको वापस बुझाते हैं। और वीएनआर मधुर क्योंकि अब मार्केट में या फिर फार्मर्स फील्ड में हम लोगों ने देखे हुए पिछले 2-5 साल हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो आपके यहाँ क्षेत्र का जलवायु है वो वीएनआर मधुर को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? सर वीएनआर मधुर ऑलमोस्ट बालानगर जैसा है, उसी सेगमेंट में है। तो बालानगर को यहाँ कोई भी एरिया में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अगर NMK1 गोल्डन जो है वो देखेंगे तो कहीं सेटिंग बहुत अच्छी हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं मीडियम हो रही है, ऐसा बहुत वेरिएशन है क्लाइमेट को लेकर। तो लेकिन अगर बालानगर में काफ़ी कंसिस्टेंसी है, तो होपफुली हम समझ रहे हैं इसमें भी कंसिस्टेंसी होगी, और इसमें अगर हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो वैसी ही कंसिस्टेंसी आ जाती है, यानी आपको वेदर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ज़रूर एक रेंज लगती है, बट वो रेंज में अगर आप हैंड पॉलिनेट करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। जब भी हम लोग रायपुर या जगदलपुर विज़िट के लिए गए हैं वीएनआर में, हमें कुछ ना कुछ नई वैरायटी, नई टेक्निक, नई चीज़ें, बहुत कुछ सीखने मिला है। एवरी ईयर हम लोग एक बार जाते ही है वहाँ पे, और इसमें जैसे वैरायटी वीएनआर की है, ये जो ट्रेलिजिंग सिस्टम है वो वीएनआर ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। काफ़ी सारी फर्टिगेशन प्रैक्टिसेस, तो भी हम लोग 10-20% ले पाते हैं वहाँ का। हम लोग के पास वीएनआर का जो बीही वैरायटी है गुआवा का, वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हैं। तो काफ़ी टाइम से चालू था कि कस्टर्ड एप्पल का वैरायटी आ रहा है, बहुत ईगरली हम लोग वेट कर रहे थे। तो जैसे ही पता पड़ा कि लॉन्च है और जगदलपुर में मीट रखी है, हम लोग उस टाइम गए थे वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से सब बताया हमें, काफ़ी अच्छे से एक्सपोजर मिला कि कौन सी वैरायटी है, कैसे इसे लगाना है, क्या डिस्टेंस पे लगाना है। और वहीं से सब वहीं से आने के बाद हमने प्लांट्स बुलाए और लगाए, और अभी तो भी लग रहा है बहुत प्रॉमिसिंग वैरायटी है, और विद टाइम समझेगा कि क्या साइज़ लेती है मार्केट, एक्सेप्टेंस कितना है। अगर पर्सनली बात करें तो बहुत अच्छा ईटिंग एक्सपीरियंस है इसका, और ईल्ड वाइज भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा लगा है। एक सबसे जो अच्छी बात है कि वीएनआर ने हमें प्लांट्स दिया और वीएनआर फ्री हो गई, उसके बाद तुम्हारा और हमारा कुछ लेना नहीं है, ऐसा इनका अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। हमें एवरी मोमेंट पे गाइडेंस मिला है। हर हर 3-4 महीने में सर लोगों का विजिट होता है, सब प्रॉपर बताया जाता है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। क्योंकि ये जो टेक्निकलिटी है इसमें बहुत सारे डाउट्स रेज होते हैं, क्योंकि ये पहली बार है अपने रीजन में, इसे हमें फॉलो करने के लिए कहीं नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलता है, और बस हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, बस जैसे बताया है वैसे करो तो काफ़ी अच्छा ईल्ड की तरफ जा सकते हैं। अ, तो हमने आज यहाँ देखा कि वीएनआर मधुर का कल्टीवेशन महाराष्ट्र के नॉर्थ रीजन पे किस तरीके से हो रहा है और कैसा अडेप्टेबिलिटी है इस क्रॉप की। तो मैं शाश्वत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें आज इतना लंबा समय इन्होंने दिया अपने बिजी शेड्यूल के थ्रू, और ये सीखने और सिखाने का प्रक्रिया 2 वे प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग सिखाने जाते हैं या ऐसा है, हम लोगों को भी जब भी हम लोग फील्ड में आते हैं, जैसे शाश्वत जी बहुत जगह जाते हैं और बहुत क्रॉप का इनका वाइड एक्सपीरियंस है, तो वो भी हमें सीखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं शाश्वत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।